हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए टॉपिक है जो हमने कल वायरसेस के बारे में आपको एक नोट्स बताए थे। तो आज उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न कंपटीशंस में पूछे जाते हैं और टीजीटी में भी काफी उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला खोजा गया प्लांट वायरस जो पौधों का विषाणु है वो कौन सा था। तो इसके ऑप्शन हो जाते हैं फ्रेंड्स, पोटैटो वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस यानी टीएमवी, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस या कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इवानोवस्की ने जिस प्लांट वायरस को खोजा था वो है टोबैको मोज़ेक वायरस। इन्होंने क्या किया था, एक बार जब ये फ्रेंड्स तंबाकू के खेत में तंबाकू की पत्तियों पर कुछ चकत्ते से थे, स्पॉट्स थे, मोज़ेक थे, ठीक है, कुछ चकत्ते से थे। तो उन चकत्तों को देखकर इन्हें लगा कि भाई ये क्या चीज हो सकती है, तो इन्होंने इसका जूस निकाला। इनको रगड़ने के बाद स्वस्थ पत्ती पर, जिस पर चकत्ते नहीं थे, इसके जूस को स्वस्थ पत्तियों पर डाला, हेल्दी लीव्स पर। जब इसके जूस को गिराया तो उस पर भी चकत्ते हो गए थे। तब इनको समझ में आया था कि इसमें कुछ ना कुछ कॉजल एजेंट है जो इसको भी बीमार कर रहा है। तब इसकी खोज, इस तरह से इसकी खोज हुई थी फ्रेंड्स, टोबैको मोज़ेक वायरस की। आप समझ पाए होंगे। तो टीएमवी की संरचना कैसी होती है फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। हेलिकल होती है, गोलाकार होती है, जटिल या तंतुनुमा होती है, फ्लामेंटस होती है फ्रेंड। तो टीएमवी की जो संरचना होती है वो फ्रेंड हेलिकल होती है, हेलिक्स कुंडलित होता है ये, जैसे स्प्रिंग नुमा होती है ना, तो ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो टीएमवी की जो संरचना हो जाएगी वो हेलिकल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देख लेते हैं, पौधों के वायरस में सामान्यतः कौन सा जीनोम पाया जाता है फ्रेंड्स। पौधों के वायरस में जो जीन होगा वो क्या पाया जाता है, या जेनेटिक मटेरियल। यहाँ ये भी हो सकता है कि पौधों के वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो फ्रेंड्स, कौन सा पौधों के वायरस में, प्लांट वायरसेस में फ्रेंड्स होता है, डीएनए आरएनए, या डीएनए आरएनए दोनों, या प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, तो प्रोटीन तो हो ही नहीं सकता। प्रोटीन फ्रेंड्स जीन नहीं होता, ठीक है, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होती ये प्रोटीन। तो डीएनए या आरएनए में से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो डीएनए होता है ये तो एनिमल वायरस में पाया जाता है, ठीक है। और आरएनए जो पाया जाता है वो प्लांट वायरस में पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ दो क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। प्लांट वायरस की बात है कि पौधों के प्लांट वायरसेस में पाया जाएगा आरएनए, और एनिमल वायरस में पाया जाएगा फ्रेंड्स डीएनए, जो जीन होता है इनके अंदर। टीएमवी का जीनोम होता है फ्रेंड्स। तो टीएमवी का जो जीनोम होगा, यानी कि जीन संरचना, यानी कि जेनेटिक मटेरियल। अभी बात आ रही है प्लांट वायरस, टीएमवी क्या है, प्लांट वायरस है फ्रेंड्स। तो टीएमवी एक प्लांट वायरस है। और प्लांट वायरस में क्या होगा, सीधी सी बात है, कौन सा जीनोम होगा, आरएनए होगा, ठीक है। और आरएनए कैसे होगा फ्रेंड्स, वो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए होता ही सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो इनमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। अपवाद होता है किसी किसी में, जो डी आरएनए अगर किसी में अगर डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है तो वो अपवाद होता है, ठीक है। वुंड ट्यूमर वायरस में पाया जाता है वो, लेकिन उसकी बात नहीं करते। तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा, टीएमवी का जीनोम होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए। तो देखो, डीएनए तो नहीं होगा, प्लांट वायरस है। टीएमवी क्या है, प्लांट वायरस है। तो या तो होना चाहिए बी या सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, अभी हमने बताया कि आरएनए होगा, वो भी आरएनए होगा सिंगल स्ट्रैंडेड, एक ही स्ट्रैंड का होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में वायरस का प्रसार अधिकतर किसके द्वारा होता है। वायु के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, या बीज के द्वारा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। पौधों में अगर वायरल डिजीज होगी तो वो फ्रेंड्स होती है कीटों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसेक्ट्स, ठीक है। लीफ कर्ल रोग, लीफ कर्ल जो होता है, पत्तियों मुड़ जाती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, कर्लिंग हो जाती है, घुंघराले। कर्ल का मतलब तो घुंघराला ही होना है, घुंघरालू होना। तो फ्रेंड्स, आलू में वायरल नहीं होता है वो डिजीज, ठीक है। कपास में, गन्ने में, या गेहूं में। गन्ने में फ्रेंड्स लीफ कर्ल नहीं पाया जाता है, और गेहूं में भी नहीं पाया जाता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीफ कर्ल जो होता है वो पपाया में होता है, पपाया में भी होता है और कपास में भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पपाया ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ कपास राइट आंसर हो जाएगा। लीफ कर्ल वायरस द्वारा होता है कपास में, यानी कॉटन के प्लांट्स में।
तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किससे होता है फ्रेंड्स? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो होती है फ्रेंड्स, वो, ठीक है, फाइटोप्थोरा एक कवक होता है, एक फंगस है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वायरस का ही। तो पोटैटो स्पिंडल डिजीज जो होगा ट्यूबर, ठीक है, ट्यूबर डिजीज जो स्पिंडल ट्यूबर पाए जाते हैं, तो वो टीएमवी के द्वारा फाइटोप्थोरा, वायरॉइड या बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, टीएमवी भी नहीं, फाइटोप्थोरा भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वायरॉइड्स। आगे कर लेते हैं फ्रेंड। वायरस पौधों की कोशिकाओं में कहाँ गुणन करते हैं? आप लोगों को बताना है कि वायरस पौधों की कोशिकाओं में कहाँ गुणन करते हैं, कहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, अगर किसी सेल के अंदर ये वायरस चला गया, ठीक है, ये वायरस आ गया, तो वायरस के कण यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। पहली बात तो ये अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, सेल्फ नहीं कर सकते यहाँ। अगर ये बाहर होंगे किसी सेल के अंदर जाकर ही क्या होते हैं, ये जीवों की तरह रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज ये इनएक्टिव रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेल है, तो सेल का ये जो पार्ट होता है ये साइटोप्लाज्म होता है फ्रेंड्स, ठीक है, कोशिका द्रव्य। तो इसके कोशिका द्रव्य में ही मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी सेल के कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। कोशिका भित्ति नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, और न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी नाभिक भी नहीं होगा इसका राइट आंसर। बंची टॉप किस पौधे में पाया जाता है फ्रेंड्स? कपास में, केले में, गन्ने में या गेहूं में? तो फ्रेंड्स इसका जो बंची टॉप रोग होता है, ये वायरस से होने वाला रोग है पौधों में, और ये होता है केले में। यहाँ पर जो टॉप जो होगी इसकी बंच, ठीक है, वो ग्रोथ नहीं करती है, बंध जाती है, वो सड़ सी जाती है, ऐसा समझ लीजिए आप। पौधों के वायरस की पहचान के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? ठीक है, कौन सी तकनीक पौधों के वायरस की अगर पहचान की जाए, तो उसका टेस्ट एलिसा टेस्ट होता है। देखो, एलिसा टेस्ट द्वारा आपको पता ही होगा एचआईवी वायरस की पहचान की जाती है, पीसीआर में भी, और माइक्रोस्कोपी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो सारी तकनीकें ये जो हैं, एलिसा, पीसीआर, माइक्रोस्कोपी, ये वायरस की पहचान के लिए ये तकनीक प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों, एलिसा, पीसीआर और माइक्रोस्कोपी। टीएमपी प्रोटीन कैप्सिड में कितने सब यूनिट होते हैं फ्रेंड्स? ये जो प्रोटीन हमने आप लोगों को ये जो, ठीक है, टीएमबी की संरचना बना के दिखाई थी, ये टीएमबी की संरचना है। तो टीएमबी की संरचना में ये जो होते हैं प्रोटीन के कण होते हैं, ये बने हुए आपने अंगूर के गुच्छे के समान, ये क्या कहलाते हैं? प्रोटीन के सब यूनिट कहलाते हैं। ये पूरा क्या कहलाता है? कैप्सिड है। वो कैप्सिड पता है किससे बना होता है? आपको पता होगा कैप्सिड किससे बना होता है? प्रोटीन की यूनिट से बना होता है। प्रोटीन होता है ये, प्रोटीन के ये सब यूनिट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के सब यूनिटों को मिलाकर कैप्सिड कहा जाता है। तो ये प्रोटीन से बना होता है। तो ये इसमें ये कैप्सिड, ये जो वायरस होगा, तो इस टीएमवी में, तो टीएमवी में जो वायरस होगा, तो पता है इसमें आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, तो प्रोटीन के जो सब यूनिट हैं इनकी संख्या होती है फ्रेंड्स 2130। इसको ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में सवाल। तो टीएमवी के प्रोटीन के कैप्सिड में जो यूनिट होंगे वो 2130 होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सबसे छोटा पौधों का संक्रामक एजेंट कौन सा है? ठीक है, पौधों में संक्रमण है, इन्फेक्शन फैलाने वाला कारक कौन सा है, आप लोगों को बताना है। वायरॉइड, वायरस, प्रियोन या फंजाई? तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वायरॉइड्स। ये वायरस से भी छोटे कण होते हैं। फिर आता है शुगर केन मोजेक डिजीज का कारक है फ्रेंड्स। तो शुगर केन मोजेक डिजीज होती है डीएनए वायरस से, आरएनए वायरस से, फफूंद से, बैक्टीरिया से। देखो इसका राइट आंसर आप लोग बता देंगे मुझे लगता है। देखो, शुगर केन क्या है? प्लांट है। और जैसे मोजेक, मोजेक डिजीज किससे होती है? वायरस से। तो प्लांट वायरस है, प्लांट वायरस हो, प्लांट वायरस में क्या होगा? आरएनए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? आरएनए वायरस। सीधी सी बात है, समझ पा रहे होंगे आप। प्लांट वायरसेस का अधिकतर जीनोम कैसा होता है? तो प्लांट वायरसेस का जो जीनोम है, इसको ध्यान रखिएगा, एस एस आर एन ए होता है फ्रेंड्स, ठीक है, डीएस डीएनए, एस एस डीएनए या डीएस आर एन ए नहीं, एस एस आर एन ए होता है प्लांट वायरसेस का जो जीनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। कैसे, कैसा वायरस पौधों में क्लोरोसिस उत्पन्न करता है? कैसा जो कौन सा वायरस, इसको हम ये कह सकते हैं कौन सा वायरस क्लोरोसिस, क्लोरोसिस जानते हो आप लोग? क्लोरोसिस कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हरिमहीनता। हरिमहीनता का मतलब है
लॉस ऑफ क्लोरोसिल क्लोरोफिल, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है। तो ये विषाणु के कारण भी होता है फ्रेंड्स। ठीक है। और पौधों में जो, सीधी सी बात है, पौधों में क्या पाया जाएगा? पौधों के, ठीक है, पौधों के वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा? आरएनए होगा, डीएनए? डेफिनेटली आरएनए होगा। तो वायरस भी कौन सा होगा? आरएनए वायरस होगा। तो इसका डीएनए वायरस आंसर नहीं है, वायरॉइड नहीं, तो इसका आंसर होगा आरएनए वायरस। तो क्लोरोसिस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। राइस टंगरो डिजीज किससे फैलता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो कॉजल एजेंट है, जो कारक है, ठीक है, जिसके कैरियर कैरियर कह सकते हैं, वाहक कीट जो होगा वो व्हाइट फ्लाई है, लीफ होपर है, एफिड है या माइट है? तो किसके द्वारा होता है ये? राइस में टंगरो डिजीज होता है लीफ होपर से। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीफ होपर। अगला देख लेते हैं, विरियन क्या है? विरियन के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सक्रिय वायरस है, निष्क्रिय संपूर्ण वायरस कण है, वायरस आरएनए है, या वायरस के डीएनए है? विरियन के बारे में आप बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर निष्क्रिय संपूर्ण वायरस कण होते हैं। ये वायरस ऐसे, ठीक है, वायरल पार्टिकल्स होते हैं जो इनएक्टिव रहते हैं। फिर अब आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्रिस्टली क्रिस्टलीकृत वायरस कौन सा था? सबसे पहले किसके क्रिस्टल बनाए गए थे, यानी कि रवे किसके बनाए गए थे? तो रवे किसने बनाए थे? आपको पता ही होगा, क्रिस्टल। ठीक है। किसका क्रिस्टलाइजेशन हुआ था सबसे पहले? और क्रिस्टलाइजेशन देखो, इवानोवस्की ने जिसकी खोज की थी, टीएमबी की खोज की, और टीएमबी के ही क्रिस्टल बनाए थे। वो किसने बनाए थे? डब्ल्यू एम स्टैनले ने। ठीक है फ्रेंड्स, डब्ल्यू एम स्टैनले ने क्रिस्टल बनाए थे टीएमबी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीएमबी। कपास का लीफ कर्ल रोग किस समूह के वायरस से होता है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जेमनी वायरस, लेंटी वायरस, एडिनो वायरस, या रिट्रोवायरस? तो फ्रेंड्स, जो कपास का लीफ कर्ल रोग है, कपास में जो लीफ कर्ल होता है वो अ, कई ग्रुप के वायरसेस होते हैं। तो इसका जो एक ग्रुप होता है जेमनी वायरस। ठीक है। तो जेमनी ग्रुप के वायरस से, यानी जेमनी वायरस ग्रुप से क्या होता है? कपास में लीफ कर्ल रोग हो जाता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न। किस वैज्ञानिक ने टीएमवी का क्रिस्टलीकरण किया था? देखो, अभी अभी बताया था, देखो फिर से आ गया प्रश्न। किस साइंटिस्ट ने टीएमवी को क्रिस्टलाइज्ड किया था? रवे किसने बनाए थे? ठीक है। विनो ग्रादस्की, स्टैनले ने, मेंडल ने, कोच ने? राइट आंसर हो जाएगा स्टैनली। डब्ल्यू एम स्टैनले, इसका पूरा नाम होगा डब्ल्यू एम स्टैनले। ये दो हैं फ्रेंड्स, स्टैनले मिलर अलग हैं। उन्होंने जीवन की उत्पत्ति से संबंधित एक फ्लास्क वाला प्रयोग किया था, जिसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1:2 में, ठीक है, मिलाकर क्या बनाए थे? एलेनिन, शुगर, शर्करा, कुछ शर्कराएं, और, ठीक है, कुछ आनुवंशिक पदार्थ की खोज की थी, कुछ प्रोटीन बनाए थे, प्रोटीन और शर्कराएं बनाई थी। तो वो उसे खोज की थी, वो है स्टैनले मिलर, ये है डब्ल्यू एम स्टैनले। स्टैनले ने क्या किया था? टीएमवी का क्रिस्टलाइजेशन किया था, क्रिस्टल बनाए थे। फिर है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, टीएमवी के आरएनए की लंबाई कितनी होती है? तो टीएमवी के आरएनए की लंबाई 6500 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं उसमें, लंबाई में, या 10,000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 2,000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, या 800 न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, फ्रेंड ध्यान रखिएगा इसको, 6500 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं टीएमवी के आरएनए में। पौधों के वायरस किस प्रकार की एंजाइम से आरएनए संश्लेषण करते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, जो प्लांट वायरसेस हैं, ठीक है, कौन से एंजाइम से आरएनए बनाते हैं? ये आरएनए का निर्माण कैसे करते हैं? तो आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या लाइगेज, या हेलिकेज? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किस में पाया जाता है? एचआईवी वायरस में। आपको पता होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को ही रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, पौधों के वायरस जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से आरएनए का संश्लेषण करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। वायरस के संक्रमण से पौधों की पत्तियां कैसी हो जाती हैं? गहरी हरी हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, लाल या सफेद हो जाती हैं? तो वायरस के संक्रमण से फ्रेंड्स,
हो जाती हैं। क्लोरोटिक माने पीली हो जाती हैं, यानी कि हरिमहीनता, यानी कि क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है वायरस के संक्रमण से। अगला सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। कुकुम्बर मोज़ेक वायरस किस प्रकार का जीनोम रखता है? कुकुम्बर में भी हो जाता है फ्रेंड, कुकुम्बर में भी मोज़ेक डिजीज हो जाती है। उस वायरस में किस प्रकार का जीनोम होता है आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स देखो, मोज़ेक है, वायरस है, और ये कुकुम्बर, कुकुम्बर क्या प्लांट है ना, खीरा। तो इसमें एस एस आर एन ए, सीधी सी बात है, आरएनए होगा। और वो भी कौन सा होगा? एस एस आर एन ए, तीसरा आंसर हो जाएगा इसका। पौधों के वायरस में कैप्सिड सामान्यतः किससे बना होता है फ्रेंड्स, बताना है। सीधी सी बात है, कैप्सिड अभी अभी बताया था, किससे बना होगा? प्रोटीन से। आगे आ जाइए। 26वां, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज को हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स जीवाणु भोजी। तो आप लोग, मुझे लगता है सब बता देंगे इसका आंसर। क्या हो गया? जीवाणु भोजी, हिंदी में कहते हैं जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी विषाणु, पूरा नाम अगर हम कहें, जीवाणु भोजी विषाणु कहा जाता है ये। जीवाणुओं का भोजन करने वाला विषाणु भाई। तो सीधी सी बात है, बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को मारने वाला वायरस। ठीक है, और कोई आंसर नहीं है। पौधे को संक्रमित करने वाला, प्रोटोजोआ को संक्रमित करने वाला, फफूंद को संक्रमित करने वाला, सीधा सीधी बात, बैक्टीरिया को मारने वाला यानी बैक्टीरिया को खाने वाला जीवाणु भोजी। तो राइट आंसर हो जाएगा पहले। बैक्टीरियोफेज का जीनोम है, बैक्टीरियोफेज T4 का जीनोम क्या है फ्रेंड्स? बैक्टीरियोफेज T4 का जो जीनोम होगा, डीएसडीएनए, एसएसडीएनए, डीएसआरएनए या एसएसआरएन। तो बैक्टीरियोफेज T4 का जीनोम होता है फ्रेंड्स डीएसडीएनए, इसको ध्यान रखिएगा। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? बैक्टीरियोफेज की यानी जीवाणु खोजी की खोज की थी क्वार्ट और डी हैरिल ने, कोच और पास्टर ने, स्टैनले और स्मिथ ने, वाटसन और क्रिक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? क्वार्ट और हैरिल। इसकी खोज की थी, बैक्टीरियोफेज की यानी जीवाणु खोजी की खोज किसने की थी? क्वार्ट और डी हैरिल ने। बैक्टीरियोफेज के जीवन चक्र कितने प्रकार के होते हैं? ओके फ्रेंड्स, चलिए कर लेते हैं बात। तो 29वां सवाल है, यानी जीवाणु भोजी के जीवन चक्र होते हैं फ्रेंड्स एक, दो, तीन या चार। तो दो प्रकार के जीवन चक्र होते हैं, एक होता है लाइटिक और एक होता है लाइसोजेनिक। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। लाइटिक में क्या होता है ये समझ लीजिएगा। ठीक है, ये अगले सवाल में क्लियर हो रहा है। तो लाइटिक जीवन चक्र जो होगा, लाइटिक लाइफ साइकिल होगा बैक्टीरियोफेज का, उसमें बैक्टीरिया जीवित रहता है, बैक्टीरिया फट जाता है, वायरस नष्ट हो जाता है, या डीएनए निष्क्रिय हो जाता है। तो फ्रेंड्स लाइटिक जीवन चक्र, सीधी सी बात, ये बैक्टीरियल सेल है। इसमें जब बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज इसमें क्या करेगा? इसमें ट्रांसडक्शन प्रोसेस द्वारा, पारक्रमण द्वारा जब इसमें प्रवेश करेगा, मतलब ये तो ऊपर ही रह जाता है इसका खोल, तो केवल डीएनए मटेरियल ही इसके अंदर प्रवेश करता है। ध्यान रखेंगे, ये बैक्टीरियल सेल है, यानी कि ये जीवाणु कोशिका है, बी सेल यानी बैक्टीरियल सेल। जीवाणु कोशिका के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए ही बैक्टीरियोफेज का यहाँ प्रवेश करता है। एक तो ये, और ये वाली जो स्थिति है जब यहाँ ये प्रवेश करता है, इसकी ये लाइटिक हो जाता है। क्या हो जाता है? बैक्टीरिया की सेल जो ना गला देता है, यानी कि बैक्टीरिया फट गया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? बैक्टीरिया फट जाता है, लाइसिस कर देता है। लाइटिक जीवन चक्र में लाइसिस, लाइटिक का मतलब ये गलाना, लाइसिस से बना है लाइटिक। ठीक है, लाइसिस से बना लाइटिक, और इसका मतलब था गलना, किसी चीज को सड़ा देना या गला देना। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये गल जाएगी तो बैक्टीरिया फट जाएगा। ठीक है, तो लाइसिस जीवन चक्र में क्या करता है? बैक्टीरियल सेल की लाइसिस कर देता है, इसकी सेल वॉल गला देता है। ठीक है, और लाइसोजेनिसिस में क्या होता है? अभी मैंने बताया, लाइसोजेनिक साइकिल में फेज डीएनए, डीएनए कहाँ प्रवेश करता है? बैक्टीरिया के डीएनए में। ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जब ये फेज ने अपना डीएनए इधर प्रवेश करा दिया, ये डीएनए आ गया, तो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ लाइसोजेनिक साइकिल में ये, इसको लाइसोजेनिक साइकिल कहेंगे पहला। ठीक है, जब यहाँ पर आएगा तो इसकी सेल वॉल गलेगी, फिर इसका डीएनए क्या होगा? इसके साथ जुड़ जाएगा बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? लाइसोजेनिक साइकिल कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के डीएनए में प्रवेश करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर आता है प्रोफेज किसे कहते हैं फ्रेंड? चलिए देख लेते हैं। नया वायरस, न्यू वायरस को कहते हैं, बैक्टीरिया के जीनोम में सम्मिलित फेज डीएनए को कहते हैं, आरएनए वायरस को कहते हैं, मृत वायरस को कहते हैं। तो जो प्रोफेज है फ्रेंड्स, वो कहते हैं बैक्टीरिया के जीनोम में जो फेज डीएनए होता है, तो उसको प्रोफेज कहा जाता है। जब
इसको फिर से मैं बता दे रहा हूँ। जब इन्फेक्शन किया, फेज ने यहाँ पे आया और इसने डीएनए अपना यहाँ निकाल दिया, और ये बैक्टीरिया का डीएनए इसके साथ ये जुड़ गया। ठीक है, इसके साथ जुड़ गया। ठीक है फ्रेंड। तो बैक्टीरिया के जीनोम में जब ये शामिल हो गया, इसका फेज का डीएनए इधर आके जुड़ गया, तो इसको कहते हैं प्रोफेज। इस अवस्था को प्रोफेज कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है T4 फेज का कैप्सिड किस आकार का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, T4 फेज का जो कैप्सिड होगा, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स टाइप है, गोलाकार, हेलिकल, ठीक है, आइसोहेड्रल, और ये होता है जटिल। तो फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। अगला है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया में कैसे प्रवेश करता है। जैसे बैक्टीरियोफेज, अब देखो फिर से वही आ रहा है बार बार। बैक्टीरियोफेज ने यहाँ आक्रमण किया, इसको जब ये प्रोसेस कहते हैं ना, इसको गलाते हैं, तो इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसडक्शन किससे संबंधित है। तो ट्रांसडक्शन ये है, एक फेज पार्टिकल जो है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया सेल पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। ठीक है, उससे जाके इसकी सेल के साथ चिपक जाएगा यहाँ पर। ठीक, इस सेल के साथ चिपकने को एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। इसका अटैच होना सेल वॉल से, इसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अधिशोषण भी कहते हैं या लगाव भी कहते हैं। इसका, इसको कहते हैं अधिशोषण या लगाव, इस वाली प्रोसेस को ये लगाव कहते हैं। तो यहाँ क्या प्रवेश करता है, ये तो देखो गलाए देगा, ये प्रोटीन प्रवेश नहीं करती, केवल क्या प्रवेश करता है, जीन। ये डीएनए ही तो प्रवेश करता है, किसका डीएनए है ये, फेज का डीएनए ही प्रवेश करेगा बैक्टीरिया के सेल के अंदर। ये बैक्टीरियल सेल है, ध्यान रखेंगे। तो 34 का आंसर आप लोग बता पाएंगे। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में कैसे प्रवेश करेगा, पूरा वायरस उसका नहीं, केवल डीएनए प्रवेश करता है। केवल प्रोटीन प्रवेश करता है, प्रोटीन प्रवेश नहीं करती, पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, नहीं, केवल डीएनए प्रवेश करता है। तो बी आंसर, अभी मैंने बताया, केवल डीएनए प्रवेश करता है। ट्रांसडक्शन किससे संबंधित है, अगला सवाल आ गया फ्रेंड। ठीक है, ट्रांसडक्शन क्या है, बैक्टीरियोफेज द्वारा जीन स्थानांतरण, प्लाज्मिड का स्थानांतरण, बाइनरी फिशन या कंजुगेशन। तो ट्रांसडक्शन क्या है, जीन स्थानांतरण, जीन को प्रवेश कराना बैक्टीरियल सेल में। तो ये हो गया ट्रांसडक्शन प्रोसेस। टेम्परेट फेज कौन सा चक्र अपनाता है फ्रेंड्स। ठीक है, लाइटिक चक्र अपनाएगा, लाइसोजेनिक, या दोनों, या कोई नहीं। तो फ्रेंड टेम्परेट फेज जो होगा, ठीक है, टेम्परेट बैक्टीरियोफेज जो है ये लाइटिक भी अपनाएगा और लाइसोजेनिक भी, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों, उपरोक्त दोनों। फिर आता है बैक्टीरियोफेज का पूंछ किस से बना होता है। पूंछ जो बनी होती है, टेल जो बनी होती है इसकी बैक्टीरियोफेज की, वो लिपिड से, प्रोटीन से, डीएनए से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से बनी होती है फ्रेंड्स। राइट आंसर। अगला आता है फ्रेंड्स, फेज इन्फेक्शन से बैक्टीरिया को कौन सा गुण मिल सकता है। फेज इन्फेक्शन से बैक्टीरिया को कौन सा गुण मिलता है, इम्यूनिटी, ठीक है, उसकी बढ़ेगी, बैक्टीरिया की, वायरुलेंट फैक्टर बढ़ेगा, रेजिस्टेंट पावर बढ़ेगी, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स सब, इम्यूनिटी भी, ठीक है, वायरुलेंट फैक्टर भी, और रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ती है, तो इसलिए इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अब आता है फ्रेंड्स 39वां सवाल, सबसे प्रसिद्ध टेम्परेट फेज कौन सा है। सबसे प्रसिद्ध, तो T4, लैम्डा फेज, T2 या T7। तो सबसे प्रसिद्ध जो टेम्परेट फेज है वो फ्रेंड्स लैम्डा फेज होता है। अगला सवाल आ जाता है, टी इवन फेज, ठीक है, इवन बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं ये। तो T2, T4, T6, इनका होस्ट कौन सा है, ये किस पर इन्फेक्शन करते हैं। तो ये इन्फेक्शन करने का काम इनका बैसिलस पर है, ये बैसिलस को संक्रमित करते हैं, इकोलाई को, क्लोस्ट्रीडियम को, या राइजोबियम को। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सहजीवी बैक्टीरिया को, इकोलाई को, जो हमारी आंत में रहने वाला सहजीवी बैक्टीरिया है। तो उसको इन्फेक्शन करते हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं, इसको लाइटिक चक्र की पहली अवस्था है। लाइटिक चक्र में सबसे पहले क्या होता है, ये बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइटिक चक्र में क्या होता है, सबसे पहले ये बैक्टीरियोफेज यहाँ पर आके क्या करता है, इसके साथ चिपकता है ना, यहाँ पर चिपकता है। तो इस वाली प्रोसेस को, इस टच को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पेनिट्रेशन, एडॉप्शन,
असेंबली या रिलीज। तो इसका फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर लगा, अभी मैंने बताया था, इस वाली प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एडॉप्शन, एडजॉर्प्शन। ठीक है, लगाव या अधिशोषण। फिर आता है बैक्टीरियोफेज के अध्ययन से किस तकनीक का विकास हुआ फ्रेंड्स। तो कौन सी तकनीक का बैक्टीरियोफेज के अध्ययन के बाद मॉलिक्यूलर क्लोनिंग शुरू हुई, ये टेक्नोलॉजी शुरू हुई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी शुरू हुई, ठीक है, सीपीआई एसपीआर शुरू हुई, या सभी। तो फ्रेंड्स, ये सारी टेक्नोलॉजी का विकास बैक्टीरियोफेज के अध्ययन से हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। बैक्टीरियोफेज डीएनए के साथ कौन सी एंजाइम पैकेजिंग में सहायक होती है? ठीक है, बैक्टीरियोफेज डीएनए के साथ। तो फ्रेंड्स, डीएनए पॉलीमरेज है, लाइसोजाइम है, टर्मिनेज है, या लाइगेज है। तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, एंजाइम पैकेजिंग में। ठीक है, डीएनए के साथ जो, ठीक है, बैक्टीरियोफेज डीएनए के साथ एंजाइम पैकेजिंग में सहायता करता है टर्मिनेज एंजाइम। तो इसका राइट आंसर टर्मिनेज। फिर आता है बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किस चिकित्सा में किया जा सकता है? बैक्टीरियोफेज का प्रयोग कौन सी चिकित्सा में करते हैं फ्रेंड्स? फेज थेरेपी में करते हैं, कीमोथेरेपी में करते हैं, रेडियोथेरेपी में, या इम्यूनोथेरेपी में? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है फेज थेरेपी में। ठीक है, फेज थेरेपी में इसका यूज किया जाता है। फेज थेरेपी किस रोग के लिए सबसे पहले प्रयुक्त हुई थी फ्रेंड्स? ये डी हेरिल द्वारा सबसे पहले, जो चिल्ड्रन में जो डिसेंट्री हो जाती है, चाइल्ड डिसेंट्री, ठीक है, बच्चों में डिसेंट्री पेचिस पेचिस रोग के लिए शुरू किया गया था फेज थेरेपी को। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड डिसेंट्री। ठीक है, टाइफाइड नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, कैंसर नहीं है, तो राइट आंसर है डिसेंट्री। डी हैरिल ने इसको किया था फ्रेंड्स, फेज थेरेपी का प्रयोग किया था डी हैरिल ने। ये भी ध्यान रखना, फेज थेरेपी किसने की थी। बैक्टीरियोफेज होस्ट सेल को तोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं? जो होस्ट सेल को तोड़ेंगे, बैक्टीरियोफेज है, इस सेल को तोड़ेंगे तो कौन सा एंजाइम निकालेंगे यहाँ से? ठीक है, इस सेल को तोड़ने के लिए तो लाइसोजाइम। तो इस फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, लाइसोजाइम। लैम्बडा फेज का डीएनए किस प्रकार का होता है? अगला प्रश्न ये है फ्रेंड्स, लैम्बडा फेज का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, लाइनियर डीएस डीएनए होता है, एसएसआरएनए, या डीएसआरएनए? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पाया जाएगा फ्रेंड्स लाइनर डीएस डीएनए। सीधी बात तो ये है, ये जो फेज है, यानी कि फेज का मतलब सीधा है बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज क्या है? ये एनिमल एनिमल वायरस है, जंतुओं को न, एनिमल यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है? जीव है। तो इसको इन्फेक्ट करते हैं ये। तो जो एनिमल वायरस होते हैं उनमें डीएनए ही पाया जाएगा, तो आरएनए का तो सवाल ही नहीं है। तो या तो लाइनर होगा या सर्कुलर। तो सीधी सी बात है, लाइनियर। लैम्डा फेज, लैम्डा फेज में कैसा होगा डीएनए? लाइनियर होगा। ओके। जनरलाइज ट्रांसडक्शन किस फेज से होता है फ्रेंड्स? ठीक है, ट्रांसडक्शन किससे होगा? टेम्परेट फेज से, वायरुलेंट फेज से, या डिफेक्टिव फेज से, या किसी भी फेज से, या कोई भी फेज हो? तो इसका जो राइट आंसर है, ट्रांसडक्शन जो प्रोसेस है, ट्रांसडक्शन आपको एक बार और मैं बता देता हूं। ट्रांसडक्शन को हिंदी में कहते हैं पारक्रमण। पारक्रमण कहा जाता है फ्रेंड्स इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलग से भी आ जाए। पारक्रमण ये है कि यहाँ पर जब कोई बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी किसी बैक्टीरियल सेल को, ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए है, ये फेज डीएनए, इसको इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो इस पर जब अटैक करेगा, तो जब इस पे सबसे पहले इसके साथ चिपकेगा, तो इस चिपकने को तो कहेंगे एडजॉर्प्शन, यानी कि अधिशोषण या लगाव। इसको, इस प्रोसेस को कहेंगे एडजॉर्प्शन। और पारक्रमण में क्या है कि, ठीक है, जीवाणु भोजी का डीएनए, ठीक है, बैक्टीरियल सेल में पहुंचने को, बैक्टीरियल सेल में पहुंचता है, और इसके साथ ये जाके जुड़ता है सबसे पहले। ठीक है, जुड़ता है, तो ये डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए और जीवाणु भोजी का डीएनए क्या करते हैं? ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो ये डीएनए के पार्टिकल्स बनाते हैं, और इनमें दो दो डीएनए होते हैं। आधा डीएनए किसका होता है? जीवाणु का, और आधा डीएनए किसका होगा? फेज का। इस तरह से ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत सारे फेज बना लेते हैं इसके अंदर, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी बना लेंगे। तो ये जो जीवाणु भोजी बने बहुत सारे,
इसको लाइसिस करके बैक्टीरियल सेल को लाइसिस कर देंगे, इसको काट तोड़कर बाहर निकाल आएंगे। फिर दूसरे जीवाणु भोजी कोशिका में, ठीक है, एक बैक्टीरिया का डीएनए, हाँ, दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है, ये जो जीवाणु भोजी बने नए, तो इनमें क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए भी है, तो ये दूसरी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे, इसमें जाकर छोड़ देंगे, तो इसके साथ मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल बन जाती है। इस प्रकार ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस भी कही जाती है, पुनर्योजी, ठीक है, बैक्टीरियल सेल बन जाती है, फिर ये गलती नहीं, ठीक है। तो ये वाली जो फेज है क्या कहलाती है, वायरुलेंट फेज कहलाती है, ठीक है। ट्रांसडक्शन प्रोसेस जिस फेज द्वारा होती है, तो वो कहलाती है वायरुलेंट फेज, इसको ध्यान रखिएगा। ये वायरुलेंट है, क्या है ये, वायरुलेंट, ठीक है। फिर आता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन किस फेज से होता है, ठीक है, ट्रांसडक्शन किस फेज से होता है। तो स्पेशलाइज्ड जो ट्रांसडक्शन है, लैम्डा फेज से, T4 फेज से, T2 फेज से, या T7 फेज से, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स लैम्डा फेज से होता है। अब आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। केवल 50 प्रश्न आप लोगों के लिए है, इनमें से ही उम्मीद है आ जाएंगे एग्जाम में, इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए। बैक्टीरियोफेज कैप्सिड का मुख्य कार्य क्या है। तो बैक्टीरियोफेज का जो कैप्सिड है वो डीएनए रेप्लिकेशन करता है, जेनेटिक मटेरियल की सुरक्षा करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, या होस्ट मेटाबॉलिज्म का काम करता है। बैक्टीरियोफेज का कैप्सिड, ये देखो बैक्टीरियोफेज का ये कैप्सिड है, ये मैंने बैक्टीरियोफेज बनाया, तो ये इसका कैप्सिड है, ये वाला पार्ट क्या है, कैप्सिड है। अब आप खुद ही इसका आंसर बता देंगे। कैप्सिड प्रोटीन का खोल है, ये क्या है, प्रोटीन के खोल को कैप्सिड कहते हैं, ठीक है, ये पॉलीहेड्रल होता है, ओके। और ये डीएनए, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इस जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर ये खोल है, तो इसकी सुरक्षा करेगा नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो जेनेटिक मटेरियल की सुरक्षा करता है, ठीक है, कैप्सिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स यहाँ 50 प्रश्न हो जाते हैं, ये प्रश्न यही समाप्त होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।